हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुनित्रा ट्यूटोरियल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं चैप्टर 12 के एक्सरसाइज। इस चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन। तो चलिए करते हैं हम लोग इनके एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। तो टिक द करेक्ट ऑप्शंस में लिखा है द इंटरब्लॉकिंग ऑफ टू सरफेस अपोज द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर द अनदर गिव राइज टू। मतलब जब दो सरफेस एक दूसरे को इंटरब्लॉक्स करते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर कौन सा फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो सिंपल सी बात है, चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन है, तो ये सी ऑप्शन फ्रिक्शन ही क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कि अप्लाइंग ग्रीस ऑन मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन। जब हम किसी मशीन के ऊपर ग्रीस को अप्लाई करते हैं वो तो क्या करता है, क्या फ्रिक्शन बढ़ाता है कि फ्रिक्शन घटाता है। तो सिंपल सी बात है, सी वो फ्रिक्शन को घटाता है। थर्ड, बॉल बियरिंग इज़ यूज टू। आपने देखा होगा जो बॉल बियरिंग यूज की जाती है, जो साइकिल में लगती है, तो वो क्या करने के लिए, ताकि वो भी फ्रिक्शन को क्या कर सके, कम कर सके। यानी इसका भी आंसर सी सही होगा। तो चलिए स्टूडेंट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए कार इज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ए कार इज मूविंग toward north east direction, the force of friction is acting towards। अगर कार का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है तो फोर्स का डायरेक्शन जस्ट उसके अपोजिट। देखिए नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है, तो इसका आंसर डी सही होगा। पांचवा क्वेश्चन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड। उसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। माने लिमिटिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होती है जहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट अपने वजन के बराबर का मैक्सिमम फ्रिक्शन को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद क्वेश्चन सी है फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय। फ्रिक्शन रिड्यूस किया जा सकता है, इसका आंसर सी है, बाय मेकिंग द सरफेस स्मूथ। अगर हम सरफेस को स्मूथ कर दे तो फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन, फ्रिक्शन डॉट करके लिखा हुआ है, इसका क्या आंसर सही होगा। तो होल्ड स्क्रू एंड नेल्स इन द वुड। अगर आप पढ़ेंगे तो फ्रिक्शन क्या करता है, जैसे आपने लकड़ी में अगर आप कोई कील ठोंकते हैं तो लकड़ी और कील के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो कील को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है ताकि वो लंबे समय तक उसके साथ जुड़ा रहे। तो इसका आंसर ए सही होगा। स्टूडेंट तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कार शिप एंड एरोप्लेन्स। तो जब भी कार शिप और एरोप्लेन बनाए जाते हैं तो ये देखा जाता है वो स्ट्रीम लाइन शेप के होने चाहिए, यानी जिसके साथ हवा के साथ फ्रिक्शन कम हो सके। नाइन्थ, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाई। फ्रिक्शन को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है, बाय मेकिंग सरफेस रफ। तो इसका जो डी ऑप्शन सही होगा। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर बी। लुक द फिगर ए एंड गिवन द अलोंग साइड द टिक ऑप्शन। कोई फिगर है और उस फिगर को देख करके आपको बताना है उसका अलोंग साइड आंसर क्या होता है। फ्रिक्शन रिक्वायर्ड टू साइड द वुडन ब्लॉक इज, तो इसका होगा मोर। फिर द स्प्रिंग बैलेंस रिकॉर्ड्स फोर्स अप्लाइड, और वी प्रूव्ड दैट, तो इसका कौन सा सही होगा, ए रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये ए ऑप्शन सही होगा। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में है रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये पहला आंसर सही होगा। और दूसरा होगा वी कैन मेक ग्रूव इन द टायर्स इन द बाइकिल टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। और थर्ड क्वेश्चन होगा द बुलेट ट्रेन हैव स्ट्रीम लाइन बॉडीज। एंड फोर्थ होगा व्हील ऑफ द ट्रेन आर मेड टू स्टील टू डिक्रीज द रोलिंग फ्रिक्शन। और पांचवा होगा द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट बाय द फ्लूइड इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन। एंड सिक्स, the direction of friction is always opposite side to the direction of motion of the object. The rough surface have the greater friction while smooth surface have the lesser friction. And 8 सही होगा solid surface exert great friction या greater friction than the liquid surface। इस प्रकार से बच्चों fill in the blanks complete होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए 9th क्वेश्चन क्या आंसर है कि मेकिंग ग्रूव्स इन द टायर प्रिवेंट्स स्लाइडिंग या स्लिपिंग ऑफ द व्हीकल्स। जब किसी साइकिल के टायर में आपने जो कटे हुए ग्रूव्स देखते होंगे तो एक्चुअली उसके फ्रिक्शन को बढ़ाता है और फ्रिक्शन टायर को स्लिप करने से रोकता है। फिर है 10th क्वेश्चन, द सबस्टेंस
लाइक ऑयल ग्रीस दैट रिड्यूस द फ्रिक्शन आर कॉल्ड। ऐसे सभी सब्सटेंस जो फ्रिक्शन को कम करते हैं उनको क्या कहलाते हैं? उनको लुब्रिकेंट कहते हैं। अब आ जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में व्हाट इज फ्रिक्शन। तो जो फ्रिक्शन की डिफिनीशन है, द फोर्स विच अपोज द मोशन टू ऑब्जेक्ट मूविंग इन वन एंड अनदर। ऐसा फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? मोशन करते हैं, अगर वह उनके मोशन को अपोज करते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। फिर है सेकंड ऑप्शन, नेम द मैक्सिमम फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन द ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग अपॉन द अनदर ऑब्जेक्ट। यानी वो मैक्सिमम फोर्स जब दो ऑब्जेक्ट अबाउट टू मूव की कंडीशन में हो और वो एक दूसरे की पोजीशन को क्या करते हैं? अपोज करते हैं, तो इस फ्रिक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। फिर ये थर्ड क्वेश्चन, आउट ऑफ द सॉलिड लिक्विड एंड गैस विच काजेज द लेस फ्रिक्शन। अब कह रहा है कि सॉलिड लिक्विड गैस में किस में सबसे कम फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड होगा? तो वो है गैस। और उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल होगा एक स्की। आपने देखा होगा बर्फ में जो आप स्की करते हैं तो स्की ऑन स्काई, स्कीइंग ऑन आइस। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन का एक एग्जांपल बताइए। मूविंग ऑफ व्हील, जैसे मतलब पहिए को आप लुढ़का के लेते हैं तो उसको हम मूविंग ऑफ व्हील कहते हैं। तो वो आप टायर, मोटरसाइकिल, कार, इनके एग्जांपल ले सकते हैं। उसके बाद है ई, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन का क्या मतलब होता है? तो देखिए मैंने डिफिनीशन लिखा हुआ है इस बार, ए शेप विच रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑफ एयर एंड लिक्विड। ऐसा वो शेप जो ऑब्जेक्ट की फ्रिक्शन पानी और वाटर में क्या कर सके? कम कर दे, उस शेप को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्रिक्शन कहते हैं या स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं। फिर क्वेश्चन है, व्हाट इज लुब्रिकेंट एंड गिव टू एग्जांपल। तो द सबस्टेंस विच रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, ऐसे सभी सबस्टेंस ऑयल ग्रीस में जो किसी सरफेस में फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। अब उसके एग्जांपल हैं जैसे ग्रीस, मोबिल ऑयल, ये सब जो मार्केट में मिलते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज काज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के काजेज क्या हैं? तो फ्रिक्शन के काजेज हैं रफनेस ऑफ सरफेस, इंटरब्लॉकिंग ईच अदर। तो फ्रिक्शन का मुख्य कारण है कि जो स्लाइडिंग सरफेसेस होती हैं जब वो आपस में एक दूसरे के साथ मूव करती हैं तो अगर उनके बीच में रफनेस जितना ज़्यादा रहेगा तो वो एक दूसरे के सरफेस को उतना ही इंटरब्लॉक करेंगे। तो ये सिंपल सी लाइन में लिख दिया है कि द रफनेस ऑफ द सरफेस कैन इंक्रीज द इंटरब्लॉकिंग टू ईच अदर, दैट इज द काज ऑफ फ्रिक्शन। आप इतना लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? द रफनेस ऑफ सरफेस which increases the friction can interblock the each other। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूं, द रफनेस ऑफ सरफेस विच इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन टू इंटरब्लॉकिंग सबस्टेंस इज रीजन ऑफ फ्रिक्शन। फिर है, वाई डू एथलीट वियर स्पाइक शू। आपने देखा होगा जो एथलीट्स होते हैं जब दौड़ते हैं तो उनके जूतों में कील्स लगे होते हैं। तो ये रीज़न क्या है? तो देखिए जिन जूतों में कील्स लगे होते हैं सबसे पहले दो काम में मिलती हैं। पहले बात, एथलीट्स को ज़मीन पे पहले फ्रिक्शन, उनको ज़मीन पे दौड़ने के लिए प्रॉपर फ्रिक्शन चाहिए। इस नाते उस फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करता है कौन? उनके पैरों के स्पाइक्स। और दूसरी चीज़ कि अगर वो दौड़ रहे हैं तो उनके पाँव में कभी स्लिप नहीं होनी चाहिए। तो दोनों रीजन हुए कि अगर फ्रिक्शन बढ़ता है तो दो चीज़, ज़मीन पर ग्रिप मिलती है और पैरों को स्लिप होने से रोकता है। तो मैंने वहीं पे समझाने की कोशिश किया है कि लेकिन यहाँ पे लिख दिया द एथलीट्स वियर स्पाइक शू, द एथलीट्स वियर स्पाइक शू बिकॉज, यहाँ पे बिकॉज लगा करके लिखिए, बिकॉज दे इंक्रीजेस फ्रिक्शन टू रिड्यूस द स्लाइपिंग एंड हेल्प इन मूविंग। इज दैट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्प्रिंग बैलेंस, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज इट वर्क। स्प्रिंग बैलेंस क्या है और ये किस सिद्धांत पे वर्क करता है? तो देखिए इसका मैंने टिक करके लिखा हुआ है कि ये पेज नंबर 31 पे मिलेगा। तो आइए स्टूडेंट चलते हैं पेज नंबर 31 पे। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं पेज नंबर 31 और 31 में आपको यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस का एक डायग्राम मिलेगा।
तो जितनी बातें मैंने यहाँ पे अंडरलाइन की हैं बच्चों, उसका वही आंसर है। क्या? द स्प्रिंग लाइन इज ए डिवाइस या स्प्रिंग बैलेंस इज ए डिवाइस यूज टू द मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट्स। यहाँ तक लिख लेंगे जहाँ तक अंडरलाइन है बच्चों। फिर उसके बाद उस पूरी लाइन को छोड़ करके यहाँ से द स्प्रिंग बैलेंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग विच फोर्स इज अप्लाइड। इतनी ये दो बातें आप लिख लेंगे। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो स्क्रीन वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दीजिएगा और पॉज करके ये पूरी जितनी बातें अंडरलाइन है उतनी लिख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चन में, जिसको हम लोग यह क्वेश्चन का आंसर कहते हैं। कह रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंस वे ऑफ द इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बढ़ाने के डिफरेंट वेज लिखिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसका आंसर मैंने जस्ट ऊपर करके लिख दिया था, नंबर 1 करके, केवल आप लिखना ही है। क्या? बाय मेकिंग रफ सरफेस। अगर आप किसी सरफेस को रफ कर दें तो भी फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। और सेकंड, बाय मेकिंग ग्रूव्स, या फिर आप उसमें गड्ढे कर दें। तो जो गड्ढे होते हैं वो एक दूसरे सरफेस को क्या करते हैं? इंटरब्लॉक कर देते हैं। तो आप सीधे ये दो आंसर लिख लेंगे, बाय मेकिंग रफ सरफेस एंड बाय मेकिंग ग्रूव्स, ये दो हो जाएंगे। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो जो डिफिनीशन मैंने लिखा बस उतना ही लिखेंगे कि रोलिंग फ्रिक्शन रिड्यूसेस द सरफेस एरिया। रोलिंग सरफेस, जब कोई सरफेस रोल होता है तो वो सरफेस के रिड्यूस सरफेस को क्या करता है? कम करता है। और जो रिलेटिव मोशन होता है ऑब्जेक्ट के, वो उनमें से क्या होता है? कम हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वो सरफेस को फ्रिक्शन को और कम कर देता है। तो यहीं सीधे लिख लीजिएगा, रोलिंग फ्रिक्शन reduces the surface area that decrease the friction rather than sliding friction। स्लाइडिंग फ्रिक्शन की तुलना में रोलिंग फ्रिक्शन ज़्यादा कम लगता है। क्यों? क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन जब होता है तो सरफेस एरिया को और भी कम कर देता है। उसके बाद आपने देखा होगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 132 पे, कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फ्रिक्शन फोर्स। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो फ्रिक्शन फोर्स को अफेक्ट करते हैं। तो आइए पेज नंबर 32 पर। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं, हम लोग देख रहे हैं ये पेज नंबर 132 है, और 132 के ऊपर यहाँ पर जहाँ पर लिखा है फैक्टर अफेक्टिंग द फ्रिक्शन, तो यहाँ पर जो मैंने दो अंडरलाइन किया है, बस जो ब्लैक लाइन लिखा हुआ उतना लिख लिया जाए। नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, यानी वो सरफेस जो एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं वो सरफेस को इंक्रीज करते हैं। और दूसरा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी सरफेस का वेट जितना ज़्यादा बड़ा होगा फ्रिक्शन लगने वाला फोर्स उतना ही अधिक होगा। तो आ जाए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, कि निकिता इज ड्राइविंग हर कार टू रीच हर ऑफिस ऑन टाइम, सडनली सी ए स्मॉल चाइल्ड क्रॉसिंग द रोड, सी इमीडिएटली अप्लाइड द ब्रेक एंड सी सेव द चाइल्ड। तो मतलब समझ में आ गया कि निकिता एक कार से जा रही थी, जब वो रोड क्रॉस कर रही थी तो उसने देखा कि एक बच्चा सड़क पर है, और उसने तुरंत क्या कर दिया? ब्रेक अप्लाई कर दिया और उसने बच्चे की जान बचा ली। तो देखिए इस कहानी में दो क्वेश्चन निकल के आए कि व्हाट हैपेंड व्हेन ही अप्लाइड द ब्रेक। क्या हुआ जब उसने ब्रेक को अप्लाई किया? तो मैंने लिखा कि यहाँ आप लिख लीजिएगा कि आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, इतना लिख लीजिएगा आप अपनी तरफ से कि आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक इंक्रीजेस फ्रिक्शन ऑन द व्हील टू स्टॉप द कार। जब उनके व्हील्स पर फ्रिक्शन बढ़े तभी कार क्या हो गए? रुक गई। ये तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा, फिर व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम निकिता। हम निकिता से क्या सीखते हैं? अवेयर फॉर एवरी पर्सन, मतलब आप सजग रहें जब भी कार चलाएं। यू आर अवेयर व्हेन यू आर ड्राइविंग, ये लिख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग आंसर टाइप में है पहला क्वेश्चन, गिव रीजन द फॉलोइंग बॉडीज ऑफ बर्ड्स आर स्ट्रीम लाइन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पेज नंबर 133 पे मिलेगा। तो आइए चलते हैं 133 पे। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं पेज नंबर 133 और 33 पे मैंने ठीक ऊपर ही उस क्वेश्चन के आंसर को मैंने अंडरलाइन करके लिखा है, जिसमें उस बात का आंसर लिखा हुआ है। लिखा हुआ कि इन नेचर द बॉडीज ऑफ बर्ड्स आर स्ट्रीमलाइन इन सच दैट दे एक्सपीरियंसेस द लेस अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एयर। कि जब बर्ड्स के जो बॉडी होती है अगर स्ट्रीमलाइन शेप हो जाए तो वो एयर के फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं? उतने कम से कम रिड्यूस कर देते हैं। इसी वजह से उनका शायद शेप स्ट्रीम लाइन हो। देखिए बच्चों, ये स्ट्रीम लाइन की आगे की तरफ पॉइंटेड हो
और पीछे की तरफ इस तरह से आकार हो, उसी तरह देखिए आगे की तरफ पॉइंटेड हो और पीछे की तरफ इस तरह से इंक्रीज कर जाए। इसी शेप को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी स्ट्राइक ए मैच स्टिक अगेंस्ट द रफ सरफेस इट कॉट फायर। जब आप किसी माचिस को किसी रफ सरफेस पे रगड़ते हैं तो उसमें आग पकड़ लेती है, क्यों? तो इसका क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 134 पे। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं पेज नंबर 134 और 134 के जस्ट अपोजिट जहाँ पे मैंने उस क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, द वे ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, तो वहाँ पे देखिए मैंने इसके आंसर को भी लिखा है। द सरफेस, जहाँ से मैंने अंडरलाइन किया बच्चों, बस उतना ही आपको लिखना है। द सरफेस ऑफ हेड्स ऑफ मैच स्टिक्स and the sides of the matchsticks are deliberately made rough to the increasing the friction to produce the more heat because which the matchsticks light up easily। बस इतना, जितना अंडरलाइन है बच्चों उतना ही आपको लिख लेना है। उसके बाद बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, ग्रूव्स आर मेड इन टायर। टायरों में गड्ढे बनाए जाते हैं, क्यों? अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो दो बातें, टू इंटरब्लॉकिंग द रिलेटिव मूविंग सरफेस और टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, ये दो बातें लिख दी। लेकिन अगर आप बुक की बातें लिखना चाहते हैं तो आइए पेज नंबर 134 पे। वही बच्चों पेज नंबर 134 यहाँ पे आप देख रहे हैं, और यहाँ पर जो सेकंड बाय मेकिंग ग्रूव्स में यहाँ से लिखिएगा बच्चों, इन केस ऑफ टायर्स ऑफ बाइक, बाइसिकल्स, कार, बस, यहाँ तक जहाँ तक अंडरलाइन है बच्चों बस उतना ही लिखना है। बाय मेकिंग ग्रूव्स इन देम due to the greater friction the tire provides a better grip on the road and prevent the skidding, to prevent the skidding। लास्ट क्वेश्चन है, a lubricant reduces the friction। तो इस क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 135 पर। देखिए स्टूडेंट्स पेज नंबर 135 और 135 के ठीक आप ऊपर की तरफ आ जाएंगे, यहाँ पर जहाँ से मैंने अंडरलाइन, बस उतना ही आपको अंडरलाइन करके अपनी बुक्स में फिर उसको नोटबुक पे बना लेना है। यहाँ लेना, व्हेन ए लुब्रिकेंट इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन ए थिन लेयर इज फॉर्म देयर द लुब्रिकेंट फिल्ड अप द इनरेगुलरिटी ऑफ द सरफेसेस मेक देम स्मूदर। इंटरब्लॉकिंग ऑफ इनरेगुलरिटीज इज अवॉइड टू ग्रेटर एक्सटेंस एंड मूवमेंट्स बिकम स्मूदर। मतलब हर मतलब ये है कि ताकि उनके फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके। इतनी लाइन आप लोग लिख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज बॉल बियरिंग, हाउ डज ए बॉल बियरिंग रिड्यूस फ्रिक्शन, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो पेज नंबर 136 पर आ जाइए। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप लोग, ये पेज नंबर 136 है और 136 पे ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये बॉल बियरिंग का है। तो बॉल बियरिंग आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको सीधा लिख लेना है, बॉल बियरिंग इज ए hollow circular device containing small metal balls in the fitted around the moving parts of machine. It reduces the friction by converting the sliding friction into the rolling friction। क्या कर रहा है? It reduces the friction by converting sliding friction into rolling friction। बस यहाँ से लिख देना है, बस इतना लिख करके फिर यहाँ से एन एग्जाम्पल पूरा आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लिख करके ये स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ कर देना है। तो बच्चों इस प्रकार से चैप्टर 12 के सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज हो जा रहे हैं और आपसे उम्मीद करती है कि आप इन सारे क्वेश्चन आंसर आपके नोट्स बनाने में बहुत हेल्प करेंगे। और अगर फिर भी कोई दिक्कत हो रही हो आपको तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज को भेज सकते हैं। धन्यवाद।